नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त ऑन न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ हैं ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता। यह मदन गुप्ता आज बात करेंगे पटना साहिब होट से, जो लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रविशंकर प्रसाद यहाँ से उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के 51 नेता में से एक है। यहाँ सबसे बड़ा मामला यह है कि रविशंकर प्रसाद जब जीत कर गए, दिल्ली गए, तो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बैठना उठना, आम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा है, आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है। आम लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा है और सबसे बड़ा बात है, जो जमीनी स्तर का काम है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। जनता का आरोप है। क्या कहना चाहेंगे सर? सभी पहले तो आपके सारे दर्शकों को पहले नमस्कार। और एक जून को जो मतदान बाकी है, जो अंतिम चरण का, उसमें आप लोग मतदान करें, जिसको भी देना है उसको दें, लेकिन मतदान करें। रही बात पटना साहिब संसदीय क्षेत्र की बात, हमारे माननीय जो रविशंकर जी हैं, ये जो हम लोग जो जिता कर भेजते हैं एमपी को, वो दिल्ली के लिए भेजते हैं। जो नेशनल लेवल पे जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड के, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, एम्स की बात है, इसके लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो दिल्ली से लेकर आना है बिहार के लिए, पटना के लिए लाना है, उसके लिए हम लोग एमपी चुनते हैं। और रही बात कि जो लोगों की शिकायतें कि हम मिलते नहीं हैं और हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन आप एक बात देखें आप कि अगर जो लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम्स है, नदी नाले की जो प्रॉब्लम्स हैं, सड़क की प्रॉब्लम्स हैं, या बाकी जो मुद्दे हैं, वो स्तर जो रहता है वो जनरली यहाँ के एमएलए को देखना चाहिए। उससे भी नीचे जो शहरी क्षेत्र है, हमारा वार्ड काउंसलर हैं, वो लोग देखेंगे, न कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो राज्य के मुद्दे हैं, या जो अपने पटना संसदीय की जो बड़े क्षेत्र के मुद्दे के लिए जो राष्ट्र स्तर पर देखना, उसके लिए हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को मुद्दा गौन रहेगा। यहाँ सिर्फ मोदी को देखेंगे, लोग देखेंगे विकास का मुद्दा क्या होगा, देश का मुद्दा क्या होगा। सर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मोदी का मुद्दा। यहाँ मुद्दे, जबकि मोदी की गारंटी और मोदी के मुद्दे की बात की जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग मुद्दा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी के पास कोई गारंटी नहीं है। आम जनता ये शिकायत कर रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। जो है ना, इस रोड पर पानी में रोड है। बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग का आना जाना परेशानी होता है। घर से रोड पर आने का मन नहीं करता, अगर रोड पर आ जाते हैं तो घर जाने का मन नहीं करता। ऐसा मैंने हम लोग को दर्दनाक हाल है। इस बार जो है ना, हम लोग पूरे जो 4000 मतदाता हैं 32-33 पे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट ही नहीं देंगे जब तक हम लोग का समस्या का निदान नहीं होगा, तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित कुमार। जानकार होना चाहिए। क्यों सड़क पर उतरी हैं आज? सड़क पर इसलिए कि हम लोग को बहुत दिक्कत है आने जाने में। एकदम बरसात में न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, न हम लोग साग सब्जी खरीदने जाते हैं, ड्यूटी नहीं आदमी जा पाता है। इतना हम लोग को परेशानी है, दिक्कत है ना कि मत पूछिए। क्या करेंगे इस बार? वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। क्यों सड़क पर? सर, हम लोग का समस्या बहुत बड़ा है। विगत आज हम 15 वर्ष से झेल रहे हैं। हमारे माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से हर बार जीतते आते हैं, और फतुहा विधानसभा के विधायक रामानंद जी जो आज 15 वर्ष से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन हमारे समस्या को कोई सुनने को नहीं आते हैं। आज हम लोग 15 वर्ष से ये समस्या झेल रहे हैं। हर बार आश्वासन दिया जाता है। परेशानी क्या है? नल का जल का भी परेशानी है, जो सरकार बोलती है कि हमारे पूरे बिहार में नल जल का योजना चल रहा है, कहीं नहीं है, पूरे ठप है। मानपुर बेड़िया में वो हो गया, नाला नल के लिए परेशान है, जल के लिए परेशान है, और उसके बाद रोड का समस्या बहुत जर्जर स्थिति है मानपुर बेड़िया का। और नल खास करके बरसात में बच्चे शिक्षा के लिए जी, नाला का सबसे बड़ा, हर घर परेशान है नाला का पानी गिराने के लिए। हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर, पिंकू कुमार, हम लोग वोट को बहिष्कार करने जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी मिटाने का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को मोदी जी ने गौन कर रखा है। इंदिरा गांधी ने 517 डिपो बना दिया है ऑल इंडिया में, चावल गेहूं रखने के लिए।
अखनी कहता मोदी सरकार देता, मोदी सरकार देता है। मोदी जी कहते हैं ना कि हम अरे कहने मोदी जी कहते हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका है अपना बीवी है। मोदी जी कहते हैं, दुनिया कहता है, कहने से क्या होगा? आप लोग तो पहले नीतीश जी को वोट देते थे ना। आज ये हम यार मान लीजिए कांग्रेस से शुरू को दे रहे हैं, ठीक। नीतीश जी के हमको खाने दे रहे हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। हाँ। और इसी मुद्दों को लेकर विपक्ष की टीम जो है, हालांकि विपक्ष की टीम जो है मीरा कुमार के सुपुत्र हैं अंशुल अभिजीत, जो बाबू जगजीवन राम के नाती भी कहे जाते हैं, पटना के जगत नारायण रोड में रहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि रविशंकर प्रसाद के सामने काफी छोटे हैं। रविशंकर प्रसाद कद्दावर नेता है, लेकिन ये जो आम जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह के जो मूलभूत समस्या है, जो नहीं आ रहा है, जनता सीधा लग रहा है कि जनता लड़ रहा है, अंशुल अभिजीत नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता लड़ रहा है। जबकि अंशुल अभिजीत का कहीं कोई पोस्टर नहीं दिख रहा है, कहीं कोई चेहरे नहीं दिख रहे हैं। जनता सीधा जवाब रविशंकर प्रसाद से कर रहे हैं कि आपके पास मुद्दा क्या है। नहीं, देखिए, एक तो जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो तो एक परिवारवाद का फिर मुद्दा यहाँ आ गया, जिसके विरोधी बीजेपी हमेशा रही है कि नहीं, परिवारवाद नहीं रहना चाहिए। तो वो जो अभी जो एक पैरासूट की तरह यहाँ पर जो लिफ्ट किया गया है, यहाँ पे दिया गया है कांग्रेस की तरफ, तो उसके सामने तो रविशंकर हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, पटना के संसदीय क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। रही बात महंगाई का, तो आप देखिएगा तो महंगाई तो हर जगह है। जब देश में काम चल रहा है, कहीं काम हो रहा है, तो उसकी मुद्रास्फीति को आप देखिएगा, रेट आप देखिएगा, जो इनकम है, लोगों के इनकम जिस तरह से बढ़े हैं उस तरह से महंगाई बढ़े हैं। बहुत सारे लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनकी इनकम नहीं आ रही है, तो उसके लगता है कि उनको कि महंगाई का मामला है। लेकिन अगर आप देखिएगा देश के इंडेक्स के ऊपर देखिएगा, महंगाई के जो इंडेक्स पे देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि नहीं, वो जिस रूप में जो जीडीपी बढ़ रही है, जिस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो रहे हैं, तो एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा सामने में नहीं दिखाई देता। जितने भी बड़े कंट्रीज में देखिएगा तो उसका जो रेट है उससे कम है हमारा भारत का। तो विरोधी प्रचार करते रहते हैं, लोगों का काम है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो महंगाई का इंडेक्स पे वो मुद्दा नहीं दिखाई देता। फिर बेरोजगारी के संदर्भ में आपका क्या? नहीं, तो पूरे बेरोजगारी तो ये सर पूरे देश के अंदर बेरोजगारी कहीं भी देश, आप चाइना को देखिए, अमेरिका को देखिए, जब तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, लोग रोजगार देने की परंपरा में नहीं आएंगे, तब तो आप नौकरी तो सरकार सबको दे सकती है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सर आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि आपको स्वरोजगार यानी आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के मतलब ये है कि आप पकौड़ा तलो, चाय बेचो, MBA चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, ग्रेजुएट पकौड़ा वाला, ग्रेजुएट चाउमीन वाला, ग्रेजुएट गुपचुप वाला, पानी पूरी वाला। तो इस तरह का जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिए जा रहे हैं, इससे आम युवाओं में आक्रोश है। इनका कहना ये कोई विकास नहीं, ये कोई रोजगार नहीं है। रोजगार सरकार द्वारा जो प्रस्तावित रोजगार है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित रोजगार है, उस रोजगार को सरकार मुहैया करावे, ये मांग है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये बात सर कि जो ये विरोधियों लोग कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल दिया गया था, वो नैरेटिव इस ढंग से नहीं है कि सर ये लोग हैं। आज छोटे छोटे जो स्मॉल्स हैं, आप मोमोज का देखिएगा, छोटा सा लगता है कि मोमोज बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। तो स्वरोजगार का कोई मैटर नहीं है, आप काम करना शुरू करें। अब चाय तो टाटा टी भी आती है, तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। आप नैरेटिव उस तरह से मत सेट कीजिए कि पकौड़ा तले, पकौड़ा करने वाला है आज करोड़ों में काम कर रहा है। काम करना, अपने लिए काम करना, रोजगार करना, स्वरोजगार के लिए सरकार ने कितनी स्कीम दी है, मुद्रा स्कीम दी है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम दिया है। केंद्र सरकार ने करोड़ों की नौकरी बिल्ड करने की बात कही थी, कहा था कि करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर पकौड़ा तलना, चाय बेचना, गुपचुप बेचना, पानी पूरी बेचना, ये रोजगार नहीं है। रोजगार मूलभूत समस्या को निराकरण करने का है। केंद्र सरकार के तमाम मुद्दों में रोजगार देने की बात कहा जा रहा है। आम जनता का सवाल है, ये ज्वलंत सवाल है, और इसी सवाल को भारत के प्रधानमंत्री मुद्दे से भटक रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। सर रोजगार दो तरह से होते हैं। एक तो रोजगार सरकार की तरफ से, जो सरकार की जो कोई इंडस्ट्रीज बैठ रही है, सरकार बिठा रही है, उसमें रोजगार होगा। सरकार बिठाने के लिए, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए जो प्रावधान कर रही है,
लोगों को उत्साहित कर रही है, लोगों को स्कीम दे रही है, स्टार्टअप के लिए आज अरबों अरबों रुपया दे रही है ताकि रोजगार एक निकले, जनरेट करे रोजगार। सर मैं रोकना चाहूंगा। मोदी जी जिस राज्य से आते हैं वहाँ 26 लोकसभा सीट है और वहाँ 24 सीट पिछले लोकसभा चुनाव में 24 सीट मोदी जी अपना सरकार लाए थे। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और बिहार की जनता ने 39 सीट जिताकर एक अहम सवाल खड़ा किया कि आपको मैंने 39 सीट दिया, आपने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, कहाँ फैक्ट्री लगाए, कहाँ उद्योग धंधे लगाए, कहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त दिए, तो आपने कुछ नहीं किया। आपको 39 सांसद दिए, आपने गुजरात में कई फैक्ट्री लगाए, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं? बिहार के जनता का सवाल है और बिहार के जनता के सवाल को लेकर आपके पास हम ये बात कर रहे हैं कि उसके सवाल का जवाब क्या है? नहीं, देखिए भारत सरकार ने बहुत सारे काम किए जो दिखाई नहीं दे रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं। दूसरा चीज़ कि जब तक दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर नहीं चलेगी तो उसकी स्कीम को, भारत सरकार ने स्कीम दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है। डबल इंजन की सरकार, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अभी साथ है और पहले भी दोनों साथ रहे थे। बीच में कुछ 17 महीने के लिए मामला गड़बड़ हुआ था, अलग हुए थे और बिहार को विशेष राज्य के पैकेज देने के भी बात प्रधानमंत्री जी 2019 में किए थे और जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और सरकार बनने का विशेष राज्य पैकेज नहीं मिलने के कारण मुख्यमंत्री उनसे अलग होकर महागठबंधन में गए और महागठबंधन में किसी मुद्दे को लेकर दोनों में ये हुआ, फिर डबल इंजन की सरकार बन गई। उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, जिससे आम लोगों में काफी आक्रोश है और इस आक्रोश के कारण लोगों में एक ज्वलन समस्या है, ज्वलन उद्देश्य। देखिए विशेष राज्य पैकेज दो तरह से होता है। एक होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है सरकार ने, जो वादा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जमीनी स्तर पे भी देख रहे हैं। तो उन लोगों ने जो बड़े प्रोग्राम्स किए थे वो इम्प्लीमेंट शुरू हो गई है। आप देखिएगा तो रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। एक अनुदान की बात होती है तो जहाँ पर सरकार को भी देना था, बिहार सरकार को भी अपना कुछ पैसा लगाना था, भारत सरकार को भी लगाना था, तो बिहार सरकार ने दोनों का सामंजस्य ठीक से बैठ नहीं पाया, वो सरजमीन को उतर नहीं पाया। इसी के चलते जो लोग मेजर जो काम होना था सरकार ने, भारत सरकार ने, चूंकि एक पैकेज ये जो विशेष राज्य का जो बहुत सारी इसका नॉर्म्स है वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सरकार ने देखा, भारत सरकार ने कि नहीं चलो विशेष राज्य का पैकेज नहीं कह के नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पैकेज के रूप में बहुत सारे बजट अलॉट किया गया है जो अब दिखाई देना शुरू होगा। इस साल के बजट में प्रावधान में दिखाई देगा और इस साल जो डबल इंजन की सरकार है तो हम पूरे मनोदशा से बता सकते हैं कि आने वाले जो 5 साल होंगे बिहार के लिए अद्भुत होगा। सर बिहार के लिए अद्भुत होगा, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का कहना है कि आने वाला दिन बिहार में जो नया पैकेज होगा बिल्कुल अद्भुत होगा और ये डबल इंजन की सरकार अगर रही तो विकास की गति में रफ्तार भी है। हालांकि पटना के विकास की बात की जाए तो पटना के विकास में मेट्रो ट्रेन का तेजी से काम चल रहा है, मैरीन ड्राइव का निर्माण हुआ है, विकास हुई है, लेकिन आम लोगों का विकास नहीं हो पाया है। आम लोग अभी भी सही तरीके से अपने जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। हाँ, खास करके निचले तबके के लोग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, सरकार के द्वारा जो 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, उनका भी एक अहम सवाल है कि 5 किलो में महीना भी वो नहीं खा सकता है। केवल चावल और गेहूं खाकर नहीं रह सकता है, उसके लिए सब्जी चाहिए, तेल चाहिए और गरम मसाला चाहिए, तरह तरह के बात है। इससे उनके पेट नहीं चलेंगे, उनको मजदूरी करना पड़ रहा है, उनको मेहनत करना पड़ रहा है, बैठ के नहीं खा रहे हैं, उसके लिए पूरा शारीरिक मेहनत करना पड़ रहा है। 5 किलो अनाज से उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था महंगाई को दूर करेंगे, ये 5 किलो अनाज से उनके गैस नहीं आ जाएंगे। गैस के लिए 1200 लगते हैं, 1000 रुपया लगते हैं, इसके लिए उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। तो इन तमाम तरह की ज्वलन समस्या नहीं निदान हुआ है और अभी जो नया मुद्दा मोदी जी के ये आया है, करप्शन मिटाएंगे। उन्होंने हाल में ही बिहार के कई जनसभा में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग वोट के लिए जितना गुलामी जनता का करना है करे, लेकिन मैं उन्हें मुजरा करने के लिए बात कर दूंगा और उन्हें जेल भी भेजूंगा। इन मुद्दों को भी काफी प्रमुखता से विपक्ष के लोगों ने उठाया है और ये मुद्दा जो है पूरी बखूबी ज्वालामुखी की तरह विस्फोटित हुआ है। देखिए बिहार का अगर भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो
किसी भी राज्य का डेवलपमेंट उसके जब तक प्रोडक्शन जीडीपी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा बात है कि अगर जीडीपी के लिए हमको जो इंडस्ट्रीज करना है, इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे। तो हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, हमारा कोई जुड़ा हुआ नहीं है जिससे हमारा आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास के लिए अगर सपोज है बिहार के अंदर अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल कलकत्ता से लाना पड़ेगा, तो यहाँ लाने के बाद फिर हमको बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मार्केटिंग नहीं है, हमारे पास कोई स्किल्स हैं, हमारे स्किल्स बाहर चले जा रहे हैं। तो बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया है तो चाइना की तर्ज पर कि IIT नहीं खोलेंगे, ITI खोलेंगे। और बिहार का जो एक भौगोलिक के हिसाब से उन लोगों ने जो मानचित्र जो लोग रोड मैप तैयार किया है और स्टार्टअप के लिए भारत सरकार ने बहुत पैसे दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। आने वाले दिन 5 साल के बाद दिखाई देगा कि बिहार की तरक्की का ग्राफ क्या जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे एडिटर चीफ मदन गुप्ता जी का कहना है कि पिछले 10 साल में पटना का जो विकास होना था हो गया। अब अगले बार जनता 5 साल में फिर रविशंकर प्रसाद जी को मौका देती है तो आने वाले दिन पटना का चहुमुखी विकास होगा। एक अहम सवाल यह है कि पटना को विश्वविद्यालय के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार मंच के सहारे उन्होंने कहा था कि इसे बनाया जाए। हालांकि मोदी जी इस पर दरकिनार करते रहे, कई बार क्षतिग्रस्त होता रहा। रविशंकर प्रसाद भी दबे जवान से केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में बातचीत किया लेकिन पूरा नहीं हुआ। जनता, ये भी अहम सवाल है जनता का कि कब पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा सर, बहुत जल्दी मिलेगा। तो इसके जो मापदंड है उन्होंने अपने डायरेक्टिव दे रखा है, भारत सरकार ने दे रखा है, लेकिन उसका जो एक मापदंड है वो मापदंड जैसे पूरा होगा और इस बार जो है 2024 के मुद्दे में वो ये है सम्मिलित किया हुआ है कि बिहार को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पटना को मिलेगा, 100% मिलेगा। अगले पंचवर्षीय योजना यानी एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद जीत कर जाते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल सकता है। हालांकि मैं आपको ले चलूंगा कास्ट समीकरण। पटना साहब के कास्ट समीकरण की बात की जाए तो यहाँ कास्टों की संख्या सबसे अधिक है। सेकेंड फेज में राजपूत, भूमिहार, यादव और कुर्मी और वैश्य समुदाय के लोग आते हैं। तो कास्ट समीकरण की बात की जाए तो अक्सर यहाँ कास्ट समुदाय के लोग ही यहाँ के सांसद या जनप्रतिनिधि होते हैं। यहाँ 6 विधानसभा है, बख्तियारपुर, फतुहा, दीघा, पटना, बांकीपुर, पटना साहिब और पटना। तो इन तमाम 6 विधानसभा में 2 सीटों पर आरजेडी का बख्तियारपुर और 4 सीट पर बीजेपी का। क्या लगता है क्या होगा, वोटों का रेशियो क्या रहेगा? ये उठा पठाक जातीय समीकरण, अंशुल अभिजीत कुशवाहा समाज से आते हैं जबकि उनकी माता जी दलित समाज से आती हैं और खुद रविशंकर प्रसाद कास्ट समाज से आते हैं। क्या रहेगा, वोटों का रेशियो क्या रहेगा, समीकरण क्या रहेगा सर? देखिए 2 तरह का यहाँ अभी जो समीकरण बन रहे हैं, जातीय समीकरण 2 तरह के। एक ग्रामीण बेस पे आधारित होती है, तो ग्रामीण बेस पे बहुत एग्रेसिव रहता है। जैसे ग्रामीण बेस में अगर यादव हैं तो वो यादव समझेंगे, लेकिन अगर वही यादव जब शहरी क्षेत्र में आते हैं तो अपने आप को बनिया यानी बैस यानी बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो कास्ट फैक्टर को न देख के वो मोदी को आग बंद करके देखेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जैसे फतुहा आप बता रहे थे, वहाँ पर बख्तियारपुर है, दोनों जगह आप देखिएगा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे यादव को दूसरे रूप में देखा गया और वहाँ पे आरजेडी को दिया गया। आप अगर देखिएगा यही यादव जब यहाँ आते हैं, आप देखिएगा नंदकिशोर जी मिल गया यहाँ पे, इनको मिल गया। ये जातीय समीकरण जो है वो शहरी क्षेत्र में नहीं, वहाँ एक बिजनेस कम्युनिटी वर्ग बोलते हैं उसको, उसमें हर जात के लोग आते हैं। ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, अगर आप असेंबली इलेक्शन में देखेंगे तो वो कास्ट फैक्टर कुछ दिखाई देगा, लेकिन जब एमपी इलेक्शन में देखते हैं एक तो बड़ा क्षेत्र होता है, बड़े लोग होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, अनेक अलग टाइप के मुद्दे होते हैं और एक नेशन वाइड को देखा जाता है कि हमारा नेतृत्व कहाँ जा रहा है। तो अभी सिर्फ कोई कहीं दूर दूर तक जो है कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है बीजेपी के अलावा और मोदी जी के अलावा। तो इसलिए लोगों की एक मानसिकता है। और रही बात कम वोटिंग होने का, जो आप बता रहे हैं कि कम वोटिंग हो रही है 2 कारण से। वोटिंग होने का ये कारण नहीं है, गर्मी भी हो सकता है, एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन लोग इतनी एग्रेसिव हैं। लेकिन जो बीजेपी माइंडेड है वो लोग जा रहे हैं वोट देने, ये बात सत्य है और तय है।
लोग वोटिंग जब भी एग्रेसिव, ज़्यादा वोटिंग तभी होती है जब एग्रेसिव वोटिंग होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी बीजेपी के विरोध में अगर जाना होता तो वोटिंग पैटर्न ज़्यादा होता, 55, 60, 65, 70। आज तक का इतिहास देखिएगा, पिछला जो इलेक्शन है 2019, सारा ग्राफ में दिखाई देगा कि 55, 60, 65, 70 गया है। जहाँ पर 70 गया तो वहाँ पे दिखाई देगा कि विपक्ष का भूमिका बहुत ज़्यादा था। तो ये मान के चलिए कि जो लोग सहमत हैं वो सहमत हैं, वो जाएंगे तो जाएंगे, वो कैडर वोट है वो उनको मिलेगा तो मिलेगा। क्या स्थिति रहेगा सर? अपडेट क्या 1 तारीख को जो मतदान करने के लिए यहाँ के पटना शहर के लोग जाएंगे तो स्थिति क्या है? स्थिति जब वो अभी जो भी मुद्दे होंगे अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जब बटन पे हाथ जाएगी सिर्फ देश का विकास, देश का प्रयास, राष्ट्रवाद के लिए ही बात होगी और वहाँ पर सिर्फ मोदी ही दिखाई देंगे। तो आप सुन रहे थे ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी। इनका कहना है कि पटना साहिब में यहाँ के मतदाता का रुझान राष्ट्रवाद की ओर रहेगा, जबकि कई मतदाता जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अंशुल अभिजीत, उनका चेहरा दिख रहेगा, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको लोग पहचान नहीं रहा, बिल्कुल नए चेहरे हैं, नए फेस हैं, जिसके कारण लोग जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जबकि महंगाई, बेरोजगारी के अहम मुद्दे हैं, मुजरा, करप्शन, तमाम मुद्दे को दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दे को ऊपर दिखाता हुआ आम जनता अपना मतदान करेगी, जैसा कि लोगों का कहना है। हमारे संपादक जी का भी कहना है कि जो समीक्षा रिपोर्ट में जो हम लोग घूम रहे हैं, हमारा ऑन न्यूज की टीम तमाम इलाकों में घूम रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रवाद पटना में हावी है। अब देखना यह है कि 1 जून को होने वाले मतदान में यहाँ की जनता क्या निर्णय लेती है। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com